स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 अगस्त 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि भरत तिवारी के परिवार को बड़ी राहत, सीएम सम्राट चौधरी ने किया मुआवजे और सरकारी नौकरी देने का ऐलान। दरअसल बात है कि भरत तिवारी मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीड़ित परिवार के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परिवार को आर्थिक मुआवजा देने के साथ साथ एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। इस फैसले के बाद परिवार को कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद जगी है। यह सरकार की ओर से कहा गया है कि सहायता राशि और फिर नौकरी से संबंधित प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। जब प्रशासन को आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि परिवार को घोषित लाभ समय पर मिल सके। इस मामले को लेकर के पिछले कुछ समय से लगातार मांग उठ रही थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा के बाद विभिन्न राजनीतिक और फिर सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। कई लोगों ने इसे सरकार का सकारात्मक कदम बताया है, जबकि पीड़ित परिवार ने न्याय और सहयोग की उम्मीद जताई है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, किसानों के खाते में सीधे आएंगे पैसे। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला कर लिया है। अब कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से किसानों को समय पर लाभ मिलेगा और फिर भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जब सरकार लाभार्थियों का डेटा अपडेट करने और बैंक खातों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को भी तेज कर रही है। इससे सहायता राशि सीधे बैंक और फिर सुरक्षित तरीके से किसानों तक पहुंच सकेगी। सरकार का मानना है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी प्रणाली से किसानों को अधिक सुविधा मिलेगी और बिचौलियों की भूमिका भी कम होगी। इससे खेती किसानी से जुड़े कार्यों में आर्थिक मजबूती आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को भी गति मिलेगी। मछली पालन से बदलेगी बिहार की तस्वीर, सिवान, सारण समेत 8 जिलों में बनेंगे स्पेशल क्लस्टर। दरअसल बात है कि बिहार में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ी योजना तैयार की है। इसके तहत सिवान, सारण समेत बिहार के 8 जिलों में विशेष फिशरी क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। सरकार का मानना है कि इससे मत्स्य क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। योजना के तहत चयनित जिलों में आधुनिक मत्स्य पालन सुविधा विकसित की जाएगी। मछली उत्पादन, बीज वितरण, प्रशिक्षण, भंडारण और फिर विपणन की बेहतर व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जाएगा। इससे मछली पालकों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और फिर उत्पादन लागत कम करने में भी मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये योजना बिहार को मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में मजबूत स्थिति दिला सकती है। साथ ही हजारों किसानों और फिर युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। खान सर हत्या में कहीं ना कहीं दोषी, नीरज कुमार सिंह बबलू का चौंकाने वाला बयान। दरअसल बात है कि एक हत्याकांड को लेकर के बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। जब बिहार सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस पूरे प्रकरण में खान सर की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी तय होती है तो फिर उसके अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। नीरज सिंह बबलू ने यह भी कहा कि मामले में आरोपियों को बचाने या फिर जाँच को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई अधिकारी या फिर अन्य व्यक्ति दोषियों की मदद करता पाया गया तो फिर उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। मामले को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। वहीं पर जांच एजेंसियां अपने स्तर पर कार्रवाई में जुटी हुई है। पानी पानी होगा बिहार, कई जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट, 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। दरअसल बात है कि बिहार के मौसम को लेकर के मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। जब बिहार के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक बारिश, वज्रपात और फिर तेज हवा की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जब मौसम विभाग का कहना है कि सक्रिय कानूनी सिस्टम के कारण कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। वज्रपात को देखते हुए किसानों, खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों और फिर यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। प्रशासन को भी आवश्यक तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। जब विशेषज्ञों का मानना है कि ये बारिश खेती के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन तेज हवा और फिर बिजली गिरने की घटनाएं परेशानी बढ़ा सकती है।
भारत की अगली बुलेट ट्रेन का बड़ा प्लान तैयार। 760 किलोमीटर का सफर सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट में होगी। 3 राज्यों को मिलेगा फायदा। दरअसल बात है कि देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क को विस्तार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 760 किलोमीटर लंबे इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की योजना, जिसके पूरा होने के बाद यात्रियों को लंबी दूरी का सफर बेहद कम समय में तय करने की सुविधा मिलेगी। बताया जा रहा है कि ये दूरी महज 2 घंटे 20 मिनट में पूरी की जा सकती है। इस महत्वपूर्ण परियोजना से 3 राज्यों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। बुलेट ट्रेन शुरू होने के बाद व्यापार, पर्यटन और फिर औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। साथ ही यात्रियों को तेज, सुरक्षित और फिर आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे यात्रा का अनुभव भी बेहतर होगा। रेलवे और फिर संबंधित एजेंसियां परियोजना की व्यवहार्यता और फिर अन्य तकनीकी पहलुओं पर काम कर रही है। यदि योजना तय समय पर आगे बढ़ती है तो फिर ये देश के परिवहन ढांचे में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। बेटे निशांत से हमेशा खुश क्यों रहते हैं नीतीश कुमार? पिता की तरह फिजूल बातों से दूर रहते हैं स्वास्थ्य मंत्री। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में इन दिनों स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को लेकर की चर्चा तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे होने के बावजूद भी निशांत कुमार सार्वजनिक जीवन में काफी संयमित और फिर शांत स्वभाव के माने जाते हैं। राजनीतिक गलियारों में उनकी कार्यशैली और फिर व्यवहार को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। कहा जाता है कि निशांत कुमार अपने पिता की तरह कम बोलने और फिर काम पर ज्यादा ध्यान देने में विश्वास रखते हैं। वे अनावश्यक विवादों और फिर बयानबाजी से दूरी बनाए रखते हैं, जिसके कारण उनकी छवि एक गंभीर और फिर जिम्मेदार नेता की बनी हो रही है। यही वजह है कि उन्हें लेकर के लोगों के बीच उत्सुकता भी बढ़ रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि निशांत कुमार का ये व्यवहार उन्हें बिहार की राजनीति में अलग पहचान दिला सकता है। हालांकि आने वाले समय में उनकी राजनीतिक भूमिका कितनी बड़ी होगी, ये भविष्य तय करेगा। दिल्ली पटना के लिए चलेगी नई ट्रेनें। जलालगढ़ किशनगंज लाइन को जल्द मंजूरी। पाटलिपुत्र में रुकेगी वंदे भारत ट्रेन। दरअसल बात है कि बिहार के रेल कॉरिडोर के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दिल्ली पटना रूट पर नई ट्रेनों के परिचालन की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही लंबे समय से चर्चा में चल रही जलालगढ़ किशनगंज रेल लाइन परियोजना को भी जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस कदम से सीमांचल क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं में पाटलिपुत्र स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की भी बात कही जा रही है। प्रशांत किशोर के लिए गठबंधन की राह आसान नहीं। जनसुराज के सामने ये बड़ी चुनौतियां। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में जनसुराज और प्रशांत किशोर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या आने वाले चुनाव में जनसुराज के लिए गठबंधन की राह आसान होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी के सामने कई संगठनात्मक और राजनीतिक चुनौतियां मौजूद है। जनसुराज को एक ओर अपने संगठन का विस्तार करना है, तो वहीं पर दूसरी ओर बिहार की स्थापित राजनीतिक पार्टियों के बीच अपनी मजबूत पहचान भी बनानी है। गठबंधन की राजनीति में सीटों का बंटवारा, नेतृत्व और फिर साझा रणनीति जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में पार्टी को हर कदम सोच समझ करके उठाना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशांत किशोर की रणनीति और फिर जनसुराज की आगामी राजनीतिक दिशा पर सभी की नजर बनी हुई है। आने वाले महीनों में पार्टी के फैसले ये तय करेंगे कि वे बिहार की राजनीति में कितना बड़ा प्रभाव छोड़ पाती है और गठबंधन की संभावना किस दिशा में आगे बढ़ती है। गांव में रह गए माँ बाप, खेत और घर, रोजगार की तलाश में क्यों निकल रहे हैं बिहार के युवा। दरअसल बात है कि बिहार के युवाओं का पलायन लंबे समय से एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक मुद्दा बना हुआ है। बेहतर रोजगार, अधिक आय और फिर बेहतर जीवन की तलाश में हर साल बड़ी संख्या में युवा राज्य छोड़ करके दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब और फिर अन्य राज्यों का रुख करते हैं। इसके कारण गाँव में अक्सर बुजुर्ग माता पिता, खेत और फिर परिवार भी छूट जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य में उद्योगों और फिर रोजगार के पर्याप्त अवसरों की कमी पलायन का प्रमुख कारण है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने निवेश और फिर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है, लेकिन बड़ी संख्या में युवाओं को अभी भी बाहर जाकर के रोजगार तलाशना पड़ रहा है, जहां इसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और फिर सामाजिक ढांचे पर भी पड़ता है। आर्थिक जानकारों के अनुसार यदि राज्य में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तो पलायन की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। फिलहाल लाखों परिवार ऐसे हैं जिनकी आजीविका बाहर काम कर रहे युवाओं की कमाई पर निर्भर है। यही वजह है कि रोजगार और फिर पलायन का मुद्दा बिहार की राजनीति और फिर विकास की बहस का अहम हिस्सा बना हुआ है। बिहार कैबिनेट के तुरंत बाद बंद कमरे में क्या हुआ?
बीजेपी कोटे के मंत्रियों की सीएम सम्राट से सीक्रेट मीटिंग। दरअसल बात है कि बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म होने के तुरंत बाद हुई एक अहम बैठक ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी कोटे के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बंद कमरे में विशेष बैठक की। इस मुलाकात को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और विपक्ष भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक में सरकार के आगामी कार्यक्रमों, संगठनात्मक रणनीति और फिर विभिन्न विभागों के कामकाज पर चर्चा हुई है। हालांकि बैठक में क्या बात हुई है इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इसी वजह से राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को लेकर की चर्चाएं और अटकलें लगातार बढ़ रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनाव और फिर प्रशासनिक चुनौतियों को देखते हुए इस तरीके की बैठकें महत्वपूर्ण हो सकती है। फिलहाल सरकार की ओर से कोई भी विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन इस बैठक ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। प्रशांत किशोर कभी तेजस्वी या फिर भाजपा से गठबंधन करेंगे, ये सवाल है। आरजेडी का नाम सुनकर क्या बोले। दरअसल बात है कि जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति में गठबंधन को लेकर के चल रही चर्चाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब पूछा गया है कि क्या भविष्य में वे तेजस्वी यादव या भाजपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने राजनीतिक रुख को लेकर के स्पष्ट जवाब दिया। उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी राजनीति का उद्देश्य बिहार में एक नया विकल्प तैयार करना है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि उनका फोकस संगठन को मजबूत करने और फिर जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने पर है। गठबंधन से जुड़े सवालों पर उन्होंने अपने अंदाज में जवाब देते हुए कई राजनीतिक संकेत दिए हैं। जब बिहार में आगामी राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए प्रशांत किशोर के बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जनसुराज की रणनीति और फिर भविष्य के फैसले राज्य के राजनीतिक पर असर पर डाल सकते हैं। फिलहाल उनके बयान के बाद विभिन्न दलों और फिर समर्थकों के बीच चर्चा तेज हो गई है। अब तेजस्वी यादव भी मार्च करेंगे। छात्रों पर AK-47 से फायरिंग के खिलाफ आंदोलन का किया ऐलान। दरअसल बात है कि बिहार में छात्रों पर हुए कथित फायरिंग की घटना को लेकर के सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने इस मामले के विरोध में मार्च और आंदोलन करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि घटना से जुड़े सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि छात्रों की सुरक्षा और फिर उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर बना हुआ है और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के ऐलान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, जहां वहीं पर सरकार और फिर प्रशासन की ओर से भी मामले पर नजर रखी जा रही है। भ्रष्टाचार चरम पर और नशा हर घर, शराबबंदी के विफल होने पर बोले पप्पू यादव। दरअसल बात है कि बिहार में शराबबंदी को लेकर के एक बार फिर से राजनीतिक बहस तेज हो गई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है और फिर नशे का कारोबार अब भी पूरी तरह से नहीं रुक पाया है। उन्होंने दावा किया है कि शराबबंदी कानून के बावजूद भी कई इलाकों में अवैध कारोबार जारी है, जिससे सरकार की नीति पर सवाल उठ रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि शराबबंदी का उद्देश्य समाज को नशामुक्त बनाना था, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके अपेक्षित परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कानून का फायदा आम लोगों से ज्यादा भ्रष्ट तंत्र उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से इस नीति की समीक्षा करने और फिर प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उनके बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। विपक्षी दल भी शराबबंदी को लेकर के सरकार को घेर रहे हैं, जबकि सरकार लगातार अपनी नीति को सफल बता रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बना हुआ रहेगा। तिरंगा यात्रा में नहीं गाए राष्ट्रगान को तो होगा अपमान। बिहार के 13 शिक्षकों पर अब लटकी कार्रवाई की तलवार। दरअसल बात है कि बिहार में स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में लापरवाही के आरोप को लेकर 13 शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। आरोप है कि संबंधित शिक्षक तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हुए और राष्ट्रगान के दौरान भी निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया। मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने घटना की रिपोर्ट मांगी है और संबंधित शिक्षकों से स्पष्टीकरण भी तलब किया है। विभाग का कहना है कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहभागिता और फिर निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन सभी सरकारी कर्मियों की जिम्मेदारी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
विधायक प्रशांत किशोर ने बताया अगले 1 साल का प्लान, कहा बांकीपुर में बिना चोरी के होगा काम। दरअसल बात है कि बांकीपुर से विधायक बने प्रशांत किशोर ने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के अगले 1 साल की कार्य योजना शेयर की है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में विकास कार्यों को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और जनता के पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिया है कि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता या फिर भ्रष्टाचार को जगह नहीं दी जाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं का समाधान करना है, जहाँ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर नागरिक सुविधा से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि जनता ने बदलाव की उम्मीद के साथ उन्हें समर्थन दिया है और वे उस भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। विधायक प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद उनके समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले 1 वर्ष प्रशांत किशोर के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी दौरान उनके विकास मॉडल और कार्यशैली की वास्तविक परीक्षा भी होगी। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत से बिहार में नए सियासी संकेत, क्या लालू के बाद अब बीजेपी के लिए काल बनेगा भूरा बाल? दरअसल बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद बिहार की राजनीति में नए समीकरण को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषक इस जीत को सिर्फ एक सीट की सफलता नहीं बल्कि एक राज्य की बदलती राजनीतिक सोच का संकेत मान रहे हैं। इसी बीच भूरा बाल जैसे पुराने राजनीतिक समीकरण की भी चर्चा फिर से शुरू हो गई है, जहाँ विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशांत किशोर की राजनीति अपारंपरिक दलों के लिए नई चुनौती बन सकती है, जहाँ उनकी जीत ने यह संदेश दिया है कि बिहार की जनता नए विकल्पों को भी मौका देने के लिए तैयार है। ऐसे में आने वाले चुनाव में जनसुराज और फिर अन्य दलों की रणनीति पर सभी की नजर बनी हुई है। सम्राट सरकार में डस्टबिन घोटाला, 1500 रुपए की डस्टबिन 15,000 रुपए में की गई खरीद, रोहिणी आचार्य ने उठाए सवाल। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक नया विवाद सामने आ गया है, जहां लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राज्य सरकार पर डस्टबिन खरीद में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि बाजार में कम कीमत पर उपलब्ध डस्टबिन को कहीं अधिक कीमत पर खरीदा गया, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका पैदा होती है। रोहिणी आचार्य ने इस मामले की जाँच कराने की मांग की है और कहा है कि जनता के पैसों के खर्च में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि सरकार की ओर से आरोपों पर प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। मामले सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। यदि आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो फिर ये मामला प्रशासनिक और फिर राजनीतिक दोनों स्तर पर बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल सभी की नज़र सरकार की प्रतिक्रिया और संभावित जांच पर टिकी हुई है। नए डिग्री कॉलेज, गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट, बिहार सरकार ने कौन कौन से लिए बड़े फैसले? दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने शिक्षा और फिर डिजिटल विकास को लेकर के कई बड़े फैसलों की घोषणा की है। जब बिहार में उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए 300 नए डिग्री कॉलेज खोलने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही गाँव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुँचाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों और फिर युवाओं को बेहतर सुविधा मिल सके। सरकार का कहना है कि नए कॉलेज खुलने से उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान होगी और छात्रों को दूर दराज के शहरों में जाने की आवश्यकता कम पड़ेगी। वहीं पर डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने से ऑनलाइन शिक्षा से सरकारी सेवाओं और रोजगार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सकेगा। इस पहल को राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य शिक्षा और डिजिटल ढांचे में सुधार के लिए से बिहार के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। लोग किसी पार्टी या नेता के गुलाम नहीं, बांकीपुर के लिटमस टेस्ट पास करने वाले प्रशांत किशोर का न्यू एनालिसिस। दरअसल बात है कि बांकीपुर उपचुनाव में मिली सफलता के बाद प्रशांत किशोर एक बार फिर से बिहार की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस जीत ने यह साबित कर दिया है कि मतदाता अब पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों से आगे बढ़कर के नए विकल्पों पर भी भरोसा जताने लगे हैं। इसी संदर्भ में प्रशांत किशोर का यह बयान भी चर्चा में है कि लोग किसी पार्टी या फिर नेता के गुलाम नहीं होते। विशेषज्ञों का कहना है कि बांकीपुर का उपचुनाव जनसुराज और फिर प्रशांत किशोर के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा की तरह था। इस परिणाम ने यह संकेत दिया है कि जनता विकास, स्थानीय मुद्दों और फिर उम्मीदवार की छवि को भी महत्व दे रही है। वहीं पर प्रशांत किशोर लगातार खुद को एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बिहार की राजनीति में लंबे समय से स्थापित दलों की पकड़ अभी भी बहुत मजबूत बनी हुई है, लेकिन बांकीपुर का परिणाम नई संभावना की ओर इशारा कर रहा है। आने वाले चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर और फिर उनकी राजनीतिक रणनीति राज्य की राजनीति पर कितना असर डाल सकती है। बिहार STET 2026 के लिए 17 अगस्त से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया।
शेड्यूल जल्द होगा जारी। दरअसल बात यह है कि बिहार में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बिहार एसटीईटी 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होने जा रही है, जब परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जब परीक्षा को लेकर के विस्तृत कार्यक्रम जल्द जारी किए जाने की संभावना है। एसटीईटी परीक्षा राज्य में यानी कि बिहार में माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज और फिर पात्रता संबंधित जानकारी तैयार रखने की सलाह दी जा रही है। आरजेडी में टूट के संकेत, दावा 15 से 16 विधायक मारेंगे पलटी। जी दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। आरजेडी को लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि पार्टी के कई विधायक असंतुष्ट हैं और आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। दावा के अनुसार 15 से 16 विधायक पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इन चर्चाओं के बीच राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों ही इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं पर आरजेडी के नेताओं का कहना है कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और टूट की खबरें केवल अफवाह है। पार्टी नेतृत्व भी लगातार अपने विधायकों और फिर कार्यकर्ताओं के संपर्क में बना हुआ है। यदि इस तरह के दावे में सच्चाई सामने आती है तो फिर इसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ सकता है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के आने वाले समय के संभावित समीकरणों से जोड़ करके देखा जा रहा है। बिहार कैबिनेट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2031 तक बढ़ी। ग्रीनफील्ड टाउनशिप में जमीन खरीद बिक्री की रोक हटी। दरअसल बात है कि बिहार कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमें सबसे प्रमुख फैसला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि बढ़ाने का है, जहां अब ये योजना साल 2031 तक जारी रहेगी, जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हजारों छात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध लाभ मिलता रहेगा। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को पढ़ाई के बेहतर अवसर मिलेंगे। जब वहीं पर कैबिनेट ने ग्रीनफील्ड टाउनशिप परियोजना से जुड़े एक अहम निर्णय को भी मंजूरी दी है। इसके तहत जमीन की खरीद बिक्री पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इससे रियल एस्टेट और फिर शहरी विकास से जुड़ी गतिविधियों को नई गति मिलने और फिर निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले का सीधा लाभ छात्रों, निवेशकों और फिर आम लोगों को मिलेगा। शिक्षा और फिर विकास से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। अगर आपको भी लड़ना है मुखिया का चुनाव तो जरूर कर लें ये 9 जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार, नहीं तो फिर हो सकते हैं आप बेकार। दरअसल बात है कि बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मुखिया पद का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान नामांकन दाखिल करने के लिए कई जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। ऐसे में उम्मीदवारों को पहले से ही कई सभी आवश्यक कागजात तैयार रखने की सलाह दी जा रही है। जानकारी के अनुसार पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र जहां पर लागू और फिर अन्य आवश्यक दस्तावेज नामांकन प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। किसी भी दस्तावेज की कमी होने पर नामांकन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, इसलिए समय रहते सभी कागजात को जांच कर लें और फिर तैयारी जरूरी मानी जा रही है। सावन में भी बिहार की 36 नदियां सूखी, 38% कम बारिश से गहराया जल संकट। दरअसल बात है कि बिहार में इस बार मानसून की कमजोर बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। जहाँ सावन के महीने में भी बिहार की 26 नदियों में जलस्तर सामान्य से काफ़ी नीचे पहुंच गया है। जहाँ आंकड़ों के अनुसार बिहार में अब तक करीब 38% कम बारिश दर्ज की गई है, जिससे कई इलाकों में जल संकट की स्थिति बनने लगी है। कम बारिश का सबसे ज़्यादा असर खेती और फिर पेयजल व्यवस्था पर पड़ रहा है। किसानों को धान समेत अन्य फसलों की सिंचाई में परेशानी हो रही है, जबकि कई ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोत भी प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो फिर जल संकट और गंभीर हो सकता है। वहीं पर सरकार ने संबंधित विभागों की स्थिति पर निगरानी रखने और फिर जरूरत पड़ने पर राहत उपाय करने के निर्देश दिए हैं। बिहार में अब सुधा की तरह तरकारी बूथ पर मिलेंगे सब्जियां, किसानों को होगा बम्पर फायदा। दरअसल बात है कि बिहार में किसानों और फिर उपभोक्ताओं को दोनों के लिए एक नई पहल शुरू होने जा रही है। बिहार में सुधा बूथ की तरह तरकारी बूथ खोले जाने की तैयारी है, जहां पर ताजी सब्जियां सीधे ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाना है और बिचौलियों की भूमिका कम करना है। सरकार का मानना है कि तरकारी बूथ के माध्यम से किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए एक अस्थायी बाजार मिलेगा। इससे सब्जी उत्पादकों की आय बढ़ेगी और फिर शहरों में लोगों को उचित कीमत पर ताज़ी सब्जियां मिल सकेगी।
योजना को चरणबद्ध तरीके से विभिन्न जिलों में लागू करने की तैयारी की जा रही है। कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि ये पहल किसानों की आमदनी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है। साथ ही उपभोक्ताओं को भी गुणवत्तापूर्ण सब्जियां आसानी से उपलब्ध होंगी। बिहार में बनना है सरकारी टीचर तो भरना पड़ेगा ये फॉर्म। आवेदन प्रक्रिया इस दिन से शुरू। दरअसल बात है कि बिहार में सरकारी टीचर बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। एसटीईटी 2026 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। इस परीक्षा के माध्यम से माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से परीक्षा से जुड़ी तैयारियां तेज कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन के दौरान शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक दस्तावेज और फिर अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करना जरूरी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि किशनगंज आर्थिक रूप से बहुत पीछे है? जी हाँ, किशनगंज की आर्थिक हालात पूरे बिहार में खराब है। आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर बिहार की आर्थिक स्थिति सबसे निचले पायदान पर है, तो वहीं पर पूरे बिहार में सबसे निचले पायदान पर किशनगंज है, हालांकि 36वां स्थान है। किशनगंज की आर्थिक स्थिति पूरे बिहार में इतनी पीछे क्यों, ये सवाल है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि प्राकृतिक संसाधनों, खेती, चाय उत्पादन और सीमावर्ती व्यापार की संभावनाओं के बावजूद यहाँ के लोगों की आमदनी और रोजगार के अवसर दूसरे जिलों की तुलना में कम है। जब किशनगंज के हजारों युवा आज भी रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब और दूसरे राज्यों का रुख करने को मजबूर हैं। किशनगंज जिले की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खेती और मजदूरी पर निर्भर है, लेकिन खेती से पूरे साल पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती है। दूसरी तरफ बड़े उद्योग, प्रोसेसिंग यूनिट और निजी क्षेत्र की नौकरियां सीमित है। ऊपर से हर साल आने वाली बाढ़ और फिर कटाव किसानों और फिर छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ देते हैं। सवाल ये भी है कि किशनगंज में चाय, अनानास, जूट और मक्का और फिर दूसरी फसलों की इतनी क्षमता होने के बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर रोजगार क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? क्या किशनगंज जिले में उद्योग और फिर निवेश की कमी इसकी सबसे बड़ी वजह है, या फिर शिक्षा, कौशल और बुनियादी सुविधाओं की कमी भी है? हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। इसी तरह खबरें देखने के लिए फॉलो तभी कीजिएगा जब आप फॉलो नहीं किए हैं, तो कर दिए तो कोई बात नहीं। तो आपको बता दूं कि किशनगंज को लेकर के अक्सर ये सवाल उठता है कि प्राकृतिक संसाधनों, खेती और नेपाल बांग्लादेश सीमा के नजदीक रणनीतिक स्थिति होने के बावजूद भी ये जिला आर्थिक विकास की दौड़ में पीछे क्यों है? उपलब्ध सरकारी जिक्र प्रोफाइल में 2017-18 के प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर किशनगंज को 36वें स्थान पर बताया गया था। आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही ये बच्ची अपने सीमांचल की है। ये अपने पैरों से लिखती है, या क्योंकि इनका दोनों हाथ नहीं है। हाथ नहीं रहने के बावजूद भी पैरों से लिख करके अच्छी लेखिका को भी फेल कर दी है। इनकी उम्र मात्र 13 साल है और नाम इनका लक्ष्मी है। लक्ष्मी आज उन लोगों के लिए मिसाल बन गई है जो मुश्किल हालात के सामने अपने सपनों को छोड़ देते हैं। लक्ष्मी जन्म से ही दोनों हाथों के बिना है, लेकिन उसने अपनी कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वह अपने पैरों की उंगलियों के बीच पेन पकड़ करके लिखती है और पूरी लगन के साथ पढ़ाई करती है। उनका सपना है कि वे बड़ी होकर के शिक्षिका बने और बच्चों को पढ़ाए। लक्ष्मी कटिहार जिला के हसनगंज प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भतोरिया में कक्षा 4 की छात्रा है। जब वे नियमित रूप से स्कूल जाती है और दूसरे बच्चों की तरह पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा लेती है। स्कूल में जब शिक्षक उसे लिखने के लिए कॉपी या फिर पेन देते हैं तो लक्ष्मी अपने पैरों की मदद से आसानी से लिखना शुरू कर देती है। दोस्तों, किशनगंज के लोग जब भी बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले किशनगंज शहर लाते हैं बड़े डॉक्टरों को दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ से जब कुछ नहीं होता है तो फिर पूर्णिया चले जाते हैं बेहतर इलाज के लिए। लेकिन दोनों में कॉमन बात क्या है पता है? दोनों में सेम बात यह है कि दोनों जगह गरीब मारा जा रहा है। गरीबों की परेशानी बढ़ रही है। महंगे इलाज से गरीबों की परेशानी बढ़ जाती है। डॉक्टर के फीस से लेकर के जांच और दवाइयों तक का खर्च, हर हफ्ते फॉलोअप का बोझ बढ़ता है। पूर्णिया और किशनगंज जैसे सीमांचल के जिलों में इलाज कराना अब गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। बीमारी से परेशान मरीज जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तो फिर सबसे पहले उसे कंसल्टेशन फीस देनी पड़ती है, यानी कि ओपीडी फीस। कई निजी डॉक्टरों के यहाँ पर यह फीस 500 रुपए से शुरू होकर के 1200 रुपए या फिर उससे भी अधिक तक पहुंच जाती है। परेशानी सिर्फ एक बार की फीस तक सीमित नहीं है, कई मरीजों को हर हफ्ता फॉलोअप के लिए दोबारा फीस देनी पड़ती है। सोचिए, एक गरीब परिवार का व्यक्ति किसी बीमारी का इलाज कराने डॉक्टर के पास जाता है, साथ में 500, 800 या फिर 1200 रुपए की फीस। इसके बाद डॉक्टर की सलाह पर अलग अलग जांच, फिर दवाइयां और कुछ दिनों बाद दोबारा फॉलोअप।
अगर बीमारी लंबे समय तक चलती है तो फिर हर सप्ताह या फिर कुछ अंतराल पर होने वाला ये खर्च परिवार की जेब पर लगातार भारी पड़ता है। सबसे बड़ी शिकायत मरीजों और फिर उनके परिजनों की यह है कि कई जगह डॉक्टर से दिखाने के बाद जांच के लिए भी मरीजों को उन्हीं के बताए सेंटरों की ओर भेजा जाता है। कई मरीजों का आरोप है कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार जांच कराने के लिए उनके पास सीमित विकल्प रह जाते हैं। इसके बाद दवाइयों का खर्च अलग होता है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि हर डॉक्टर या अस्पताल पर इस तरह के आरोप सही नहीं माने जाते हैं। या डॉक्टर द्वारा जांच या फिर दवा लिखना अपने आप में गलत नहीं है। असली सवाल तब उठता है जब मरीज को इलाज के दौरान अनावश्यक जांच, महंगी दवाइयों या फिर बार बार फीस के बोझ का सामना करना पड़े। सीमांचल में इस समस्या का असर सबसे ज्यादा गरीब परिवारों पर पड़ सकता है। दिहाड़ी मजदूर के लिए 500 रुपए की डॉक्टर फीस का मतलब कई घंटों या पूरे दिन की कमाई हो सकती है। अगर परिवार में किसी बुजुर्ग, बच्चे या फिर लंबे समय से बीमार व्यक्ति का इलाज चल रहा हो तो हर सप्ताह का फॉलोअप खर्च परिवार की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर सकता है। मरीजों की मांग है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं में फीस, जांच और फॉलोअप की व्यवस्था को लेकर पारदर्शिता बढ़ाई जाए। मरीजों को ये जानकारी मिलनी चाहिए कि किस जांच की जरूरत क्यों है, उसकी कीमत कितनी है और क्या वह जांच किसी दूसरे मान्यता प्राप्त केंद्र से भी कराई जा सकती है। सवाल ये भी है कि अगर कोई मरीज गरीब है और उसके पास इलाज के लिए सीमित पैसा है तो क्या उसके लिए सरकारी अस्पतालों में बेहतर विकल्प उपलब्ध है। जब किशनगंज और पूर्णिया में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार सिर्फ पैसे की कमी की वजह से इलाज से दूर न हो जाए। दोस्तों, किशनगंज की बेटी दिव्यांशा कुमारी ने ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत करके जिले का नाम रोशन किया है। यह किशनगंज शहर के खगरा निवासी दीपमाला कुमारी और राकेश कुमार रंजन की बेटी दिव्यांशा ने 36वीं बिहार स्टेट क्योरोगी और 9वीं पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल अपने नाम कर दिया है। ये प्रतिभागिता मोतिहारी जिले के आर्य विद्यापीठ रघुनाथपुर बलगंगा में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में बिहार के अलग अलग हिस्सों से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसी प्रतियोगिता में किशनगंज की कक्षा 7वीं की छात्रा दिव्यांशा कुमारी ने अपनी प्रतिभा और मेहनत का शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। दिव्यांशा की इस उपलब्धि के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं पर किशनगंज के लोगों में भी उनकी सफलता को लेकर उत्साह है। सोशल मीडिया पर भी दिव्यांशा की तस्वीर सामने आई है क्योंकि कम उम्र में उन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। ताइक्वांडो जैसे खेल में लगातार अभ्यास, अनुशासन और फिर मेहनत की जरूरत होती है और दिव्यांशा ने इसी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। उनकी सफलता से न सिर्फ परिवार बल्कि जिले के खेल प्रेमियों में भी खुशी है। जो लोगों का कहना है कि किशनगंज की बेटियां पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रही है और दिव्यांशा जैसे खिलाड़ी दूसरी बेटियों के लिए प्रेरणा बन सकती है। किशनगंज के लोगों ने दिव्यांशा को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में दिव्यांशा राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी किशनगंज का नाम रोशन करेगी। दिव्यांशा की ये गोल्ड मेडल जीत किशनगंज के लिए सिर्फ एक खेल उपलब्धि नहीं बल्कि जिले की बेटियों के बढ़ते आत्मविश्वास और खेल के प्रति उनकी बढ़ती रुचि की भी मिसाल है। दोस्तों, आखिर सीमांचल किशनगंज के खेतों से पटसन क्यों समेट रहा है? पटसन यानी कि पटुआ। जी हाँ, अगर आप किशनगंज सीमांचल के रहने वाले हैं तो आपको ये बखूबी पता होगा कि हमारे इलाके में पटुआ की खेती पहले काफी ज्यादा होती थी। जहाँ लगभग लोग पटुआ की खेती करते थे और उससे जो सन है, जो सोन कहा जाता है अपने सुरजापुरी मतलब की लैंग्वेज में, उसको निकाल करके मार्केट में बेचा जाता था। खेती काफी ज्यादा कम हो गई है। लोग अब खेती करना नहीं चाहते हैं। इसकी वजह मेहनत काफी ज्यादा है। मेहनत के साथ साथ लागत भी काफी ज्यादा है। उसके बावजूद भी कीमत का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब कीमत ज़्यादा हो जाए और कब कम हो जाए, जिसकी वजह से लोग अब पटसन से दूर भाग रहे हैं, यानी कि पटुआ की खेती से दूर भाग रहे हैं। उनकी जगह वैकल्पिक खेती कर रहे हैं जिसमें मुनाफा ज़्यादा हो और मेहनत कम करना पड़े। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल सीमांचल के ग्रामीण इलाकों में कभी बरसात का मौसम शुरू होते ही चारों तरफ पटसन यानी कि जूट की, पटुआ की लहलहाती फसलें नजर आती थी। लेकिन समय के साथ अब पटसन की ये खेती
इक्के दुक्के खेतों तक ही सिमट करके रह गई है। किसानों का पटसन की पारंपरिक खेती से लगातार मोहभंग हो रहा है, दूर भाग रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह फसल तैयार करने की भारी लागत और कड़ी मेहनत के बावजूद बाजार में उचित कीमत न मिल पाना और भाव का टूटता भरोसा है। पटसन की खेती कोई आसान काम नहीं है। किसान बताते हैं कि खेत की जुताई और बुआई से लेकर के निराई गुराई तक काफ़ी खर्च और मजदूर लगता है। फसल कटाई के बाद रेशा निकालने के लिए पटसन के डंडलों को कई दिनों तक पानी में सराना पड़ता है। इसके बाद पानी के बीच खड़े होकर के छाल से रेशा अलग करना, उसे धोना और सुखाना एक बेहद जटिल और श्रमसाध्य प्रक्रिया है, यानी काफ़ी मेहनत वाला काम है। इतनी हार्ड तोड़ मेहनत करने के बाद भी जब किसान बाजार पहुंचता है तो उसे अपनी उपज का सही मूल्य मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आपको बता दूं कि खेती में लागत पहले लग जाती है, लेकिन जब बिक्री का समय आता है तो जूट मिलों और फिर स्थानीय बाजारों में भाव अचानक गिर जाते हैं, जिससे किसानों के पास अपनी उपज को लंबे समय तक रोक करके रखने का विकल्प नहीं होता, क्योंकि उन्हें घर के दैनिक खर्च निपटाने, मजदूरों की दिहाड़ी देने और कर्ज चुकाने की जल्दी होती है। इस अनिश्चितता के चलते किसान मजबूरी में औने पौने दामों पर अपना जूट बेचने को विवश हो जाते हैं। आपको बता दें कि बाजार के उतार चढ़ाव के साथ साथ प्राकृतिक मार भी किसानों की कमर तोड़ देती है। कम बारिश में फसल का विकास रुक जाता है तो फिर वहीं पर अत्यधिक बारिश या फिर जल जमाव से सड़न का खतरा बढ़ जाता है। कभी सीमांचल में पटसन को मुख्य नकदी फसल यानी कि कैश क्रॉप माना जाता था, जिससे किसानों के बड़े बड़े काम निकल जाते थे। अब किसान लागत और फिर मुनाफे का गणित लगा करके उन फसलों का रुख कर रहे हैं जिनमें जोखिम कम और दाम का भरोसा ज़्यादा हो। पटसन का खेतों से गायब होना किसानों की पसंद का बदलाव नहीं, बल्कि व्यवस्था और फिर बाजार से टूटे भरोसे की कहानी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।